उदयपुर राजस्थान, रात का वक्त। रिदम व्हीलचेयर पर बैठी हुई चुपचाप शिवम को देख रही थी, जो कि चेयर पर बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। वही धानी भी उसके पास ही बैठी थी। धानी शिवम को देखकर परेशान हो रही थी, क्योंकि वो जानते थी कि शिवम को इतनी जल्दी इतना गुस्सा नहीं आता था। लेकिन जब वो गुस्सा आता था तो कोई काबू नहीं कर सकता था, बहुत मुश्किल से वो कंट्रोल होता था। रिदम ने अपनी व्हीलचेयर खुद ही आगे बढ़ाए और उसने शिवम के कंधे पर हाथ रखा। तभी शिवम उसका हाथ हटाकर बोला, मुझे नहीं बात करनी है रिदम, इस वक्त बिल्कुल भी नहीं। रिदम धीरे से बोली, आप मुझे लेकर के गुस्सा हो और अब मुझसे बात नहीं करनी। ये सुनते ही शिवम की नज़र एकदम से उसकी तरफ चली गई। उसने कुछ पल रिदम के चेहरे को देखा और फिर उसकी नज़र एकदम से रिदम के पैर पर गई, जिस पर प्लास्टर लगा हुआ था। उसे देखते ही शिवम ने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। तभी सामने से एक तेज आवाज आई, कमाल करते हैं साले साहब, मेरी प्रिंसेस के लिए इतना परेशान हो रहे थे और जब मेरी प्रिंसेस आपके कंधे पर हाथ रख दी तो उसका हाथ हटा रहे हैं, ये तो गलत बात है ना। उद्धरण चिन्ह। शिवम बिना मिरांज की तरफ दिखे बोला, कोई बात नहीं करनी मुझे तुमसे और इस वक्त मैं मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूं, तो खबरदार अगर तुमने कोई भी बकवास की तो। मिरांज शिवम के सामने आकर रुका और एकदम से मुस्कुराकर बोला, साले साहब गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं है, आपका बीपी बढ़ जाएगी और मेरी बहन प्रेग्नेंट है, ध्यान रखना है उसका, याद है ना। ये सुनते शिवम ने एकदम से मिरांज को घूरा और गुस्से में वहां से निकल गया। रिदम मिरांज का हाथ पकड़कर बोली, मीर प्लीज भाई को मनाओ, उनसे बात करो, वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते, पता नहीं क्या कर बैठेंगे। और मिरांज बीच में बोला, रिलैक्स प्रिंसेस, कुछ नहीं करेंगे, वो तुम्हारा भाई 2 साल का बच्चा नहीं है जिसे कुछ भी समझने पड़ने की जरूरत पड़ेगी या शांत करने के लिए उसे पकड़ना पड़ेगा, दिमाग है उसमें, में एक बच्चे का होने वाला बाप है वो, राइट। उसे कोई समझाएगा नहीं, अगर उन्हें समझना हो तो खुद समझेंगे। उसकी बात का रिदम ने कोई जवाब नहीं दिया, वो कुछ सोचने लगी। तभी मिरांज सबको देखकर बोला, ड्रामा खत्म, आगे का ड्रामा कल होगा, तो कल अटेंडेंस लगाएंगे सब लोग। बोलकर उसने रिदम की व्हीलचेयर पकड़ी और उसे लेकर वहां से सीधे अपने एरिया की तरफ चल दिया। धानी वैशाली को देखकर बोली, ये दादू और साहित्य कहाँ गए हैं, कहीं पुलिस स्टेशन तो नहीं गए। वैशाली उसे देखते हुए बोली, पुलिस स्टेशन नहीं जाएंगे, साहित्य का तो पता नहीं, पर विक्रांत वो डैड को ज्यादा वक्त तक जेल में नहीं रहने दे सकते। धानी धीरे से बोली, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि दादू ऐसा कैसे कर सकते हैं। रिदम शिवम की बहन है, इस बात का भी लिहाज नहीं रहा उन्हें। वैशाली ने कुछ पल धानी को देखा और फिर मन में बोली, तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पर कैसे शैतान है धानी, जिस दिन पता चला उस दिन बर्दाश्त नहीं कर पाओगे और मैं नहीं चाहते कि ऐसी हालत में तुम्हें कोई भी ऐसी चीज पता चले जो तुम्हें खतरा दे सके। इधर मिरांज रिदम को सीधे बेडरूम में लेकर गया और उसे बेड पर लेटाते हुए बोला, प्रिंसेस अपने आप को परेशान करना बंद करोगी तुम। रिदम उसे देखकर बोली, उन्होंने ऐसा क्यों किया पति, मैंने तो कभी भी उनके बारे में गलत नहीं सोचा। हाँ जवाब दिया, क्योंकि वो तुम्हें बोल रहे थे मैं तुम्हारे लिए उनसे बोलूंगी, बार बार बोलूंगी, पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो किसी को सुपारी देकर मुझे जान से मरवाने की कोशिश करेंगे। मिरांश उसके गाल पर हाथ रखकर बोला, वादा है मेरा प्रिंसेस, अभिराज रघुवंशी को उनके किए की सजा मिलेगी। रिदम धीरे से बोली, सजा तो मिल जाएगी पति, पर किसी के अंदर इतनी नफरत कैसे हो सकती है। मिरांश उसके गाल को सहलाते हुए बोला, व्हाट डू यू थिंक प्रिंसेस, हर इंसान तुम्हारी तरह होता है जो हर किसी से नफरत ना करे, और अभिराज रघुवंशी ने ऐसा तुम्हारे लिए किया क्या जिसकी वजह से तुम्हें ये लगा कि वो तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करेंगे। रिदम कुछ बोलना चाहती थी पर उसके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। बचपन से तो यही सिखाया गया था ना कि जो बड़े होते हैं उनकी रेस्पेक्ट करो, वो तुम्हारे साथ कभी गलत नहीं करेंगे। लेकिन जब बड़े ऐसा निकले तो छोटे किस पर विश्वास करें और किसे सही माने। मिरांश ने कुछ पल उसके चेहरे को देखा और फिर एकदम से उसके गाल पर किस करके बोला, बाय द वे प्रिंसेस, पार्टी का सरप्राइज कैसा लगा तुम्हें, धमाका अच्छा था ना। रिदम उसे देखकर बोली, तुम्हें कब पता चला। मिरांश ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, वो चुपचाप उसकी आंखों में देख रहा था। अचानक से रिदम की हनी ब्राउन आंखें बड़ी हो गई। वो हैरानी से बोली, मेरे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने से पहले तुम मुझे इग्नोर कर रहे थे, मुझसे बातें नहीं कर रहे थे, इन सारी चीजों की वजह से पति, तुम इन चीजों की वजह से मुझे इग्नोर कर रहे थे। मिरांश उसकी आंखों में देखते हुए बोला, प्रिंसेस आई नेवर इग्नोर यू, मैं तुम्हें कभी इग्नोर कर नहीं सकता, क्लियर। अपनी दवाई का एक जगह पर छोड़ भी दो ना तो भी ध्यान उस पर जाएगा मेरा, समझ आया।
रिदम लाचारी से बोली, आई एम सो एग्जॉस्टेड, मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। मुझे बस शांति से रहना है। बोलकर उसने मिरांश के कंधे पर अपना सर रखकर अपनी आंखें बंद कर ली। मिरांश बिना कुछ बोले उसके बालों में अपनी उंगलियां चलने लगा। रिदम धीरे से बोली, आई लव यू पति, प्लीज ये जो कुछ भी है ठीक कर दो, मुझे इतनी नेगेटिविटी बर्दाश्त नहीं हो रही, किसी की इतनी नफरत नहीं झेल सकती मैं, मुझे नहीं है आदत। मिरांश उसके बालों में अपनी उंगलियां चलते हुए बोला, डोंट वरी प्रिंसेस, इस चीज की आदत मैं तुम्हें लगने भी नहीं दूंगा। बोलते हुए उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। रिदम एकदम से उससे अलग होकर बोली, उस ड्राइवर के साथ क्या हुआ? वो ट्रक ड्राइवर तुम? मिरांश बीच में बोला, प्रिंसेस, गलती की सजा मिली उसे और कुछ भी नहीं। रिदम धीरे से बोली, सजा तो मिली पर क्या मिला? तुमने उसे पुलिस वालों के हवाले कर दिया क्या, या फिर? मिरांश बीच में बोला, प्रिंसेस नींद नहीं आ रही तुम्हें? रिदम धीरे से बोली, आ रही है। मिरांश मुस्कुराकर बोला, एग्जैक्टली तुम्हें नींद आ रही है और तुम्हें सो जाना चाहिए, ओके। बोलकर उसने धीरे से रिदम को लिटाया और उसका सिर अच्छे से तकिया पर रखकर उसके सिर थपथपाने लगा। धीरे धीरे रिदम की आंखें लग गई और कुछ ही पल में वो गहरी नींद में जा चुकी थी। मिरांश ने कुछ पल रिदम के चेहरे को देखा और फिर उसके हाथ पर किस करके बोला, व्हाट आई कैन डू प्रिंसेस। अब मैं तुम्हें सब कुछ तो नहीं बता सकता ना कि मैंने कैसे उस ड्राइवर को मारा, उसे टॉर्चर करके उसके गले में सीधे चाकू घुसा दिया। एक ही बार में उसकी सांस थम गई। पर अगर तुम्हें बताया तो तुम मुझसे दूर भगोगी और वो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। बोलकर उसने रिदम के फोरहेड पर किस किया और फिर बाहर चला गया। अगला दिन पुलिस स्टेशन में विक्रांत गुस्से में खड़ा इंस्पेक्टर को घूर रहा था। वो कल रात से कोशिश कर रहा था अभिराज को जेल से बाहर निकलवाने की। उसने वकील भी हायर कर लिया था, लेकिन इंस्पेक्टर बैक ऑफ करने को तैयार नहीं था और इस वक्त वकील वहां पर थाने में पेपर बनवाने के लिए गया हुआ था। विक्रांत इंस्पेक्टर को घूरते हुए बोला, एटलीस्ट मुझे एक बार मिलने तो दो डेड से, इतना तो बनता है ना, मिलना तो मना नहीं है ना। इंस्पेक्टर बिना किसी भाव के बोला, आई एम सॉरी मिस्टर विक्रांत रघुवंशी, लेकिन केस बड़ा सीरियस है, मीडिया में केस पहुंच चुका है और मैं ऐसी लापरवाही करूंगा तो सवाल मुझ पर खड़े होंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। विक्रांत चिल्लाकर बोला, इंस्पेक्टर लिसन, उद्धरण चिन्ह। तभी पीछे से आवाज आई, मिस्टर विक्रांत रघुवंशी। ये सुनते विक्रांत ने मुड़कर सीधे लॉयर को देखा जो कि वहीं पर खड़ा था। लॉयर विक्रांत की तरफ बढ़ते हुए बोला, आई एम सॉरी मिस्टर रघुवंशी, लेकिन अभिराज रघुवंशी को अभी बाहर नहीं निकाला जा सकता है। विक्रांत धीरे से बोला, क्या मतलब, क्यों नहीं निकाला जा सकता? बेल के पेपर लेने गए थे ना आप, व्हाट हैपेंड? लॉयर कुछ पल रुककर बोला, ये केस बहुत बड़ा है, सबूत भी है और सबके सामने मास्टर अभिराज रघुवंशी ने खुद एक्सेप्ट कर लिया है, डायरेक्ट सफा मिलने का केस है, अभी नहीं बेल हो सकती, कुछ वक्त तक तो बिल्कुल नहीं। ये सुनते ही विक्रांत ने कुछ पल लॉयर को घूरा और वो गुस्से में वहां से निकल गया। इधर रघुवंशी पैलेस में रिदम अभी भी बेड पर बैठी हुई थी। वो खुद से कहीं जा नहीं सकती थी और मिरांश उसे कहीं बाहर लेकर नहीं जा रहा था। रिदम खुद से बोली, ये पति कहाँ चला गया मुझे छोड़कर? एक तो कल जो कुछ भी है वो सब मेरे दिमाग से निकल नहीं रहा है, बिना बताए गायब हो गया, क्या करूं मैं? बोलते हुए अपने व्हीलचेयर की तरफ चली गई जो कि बेड के साइड में रखा हुआ था। अचानक रिदम के दिमाग में कुछ आया, उसने जल्दी से वो व्हीलचेयर अपने पास खींचा और वो खुद ही बेड का सहारा लेते हुए उस व्हीलचेयर पर बैठने की कोशिश करने लगी। तभी सामने से आवाज आई, तुम्हें नहीं लगता प्रिंसेस कि तुम कुछ ज्यादा ही डेस्परेट हो जाती हो? ये सुनते ही रिदम ने एकदम से मिरांश को देखा और तभी उसका बैलेंस बिगड़ा। इससे पहले कि उसे कहीं चोट लग पाती या कहीं गिर पाती, मिरांश एकदम से उसके पास गया और उसने रिदम को संभाल लिया। इस वक्त मिरांश घुटनों के बाल बैठा हुआ रिदम को घूर रहा था। रिदम उसे देखकर बोली, आई एम सॉरी, प्लीज आई एम सॉरी, गुस्सा मत करना, वो एक्चुअली मुझे ना हाँ वॉशरूम जाना था इसलिए। मिरांश बीच में बोला, प्रिंसेस मैं तुम्हें पागल नजर रहा था, जिसे समझ में नहीं आएगा कि तुम क्या कर रही थी। बाहर जाने की इतनी जल्दी थी तुम्हें कि तुम ऐसी हरकत कर रही हो। अभी अगर गिर जाती, कहीं पर चोट लग जाती, अभी तो सिर्फ पैर टूटा था, अगर कमर टूट जाती तो बेड पर रहती 1 महीने क्या 1 साल तक रह जाती। रिदम धीरे से बोली, इतना ज्यादा क्यों बोल रहे हो पति? सॉरी बोला तो, और तुम्हें कैसे पता कि मुझे बाहर जाना है? मिरांश उसे वापस अच्छे से बेड पर बैठाकर बोला, क्योंकि मैं तुम्हें जानता हूँ। रिदम धीरे से बोली, अच्छा ठीक है, जाना था मुझे बाहर तो लेकर चलो। मिरांश अपने दोनों हाथ बांधकर बोला,
बिल्कुल नहीं, जहाँ है वहीं पड़ी रहो, कहीं नहीं जाना है तुम्हें। रिदम मुंह बनाते हुए बोली, पति प्लीज मुझे भाई से भी बात करनी है क्योंकि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर किसी को भी नहीं आने दोगे एटलीस्ट मुझे तो भाई के पास जाने दो। मिरांश अचानक से बोला, प्रिंसेस मैं तुम्हारे लिए काफी नहीं हूँ क्या जो तुम्हें साले साहब से बात करने की इतनी पड़ी हुई है। ये सुनते रिदम बिल्कुल चुप हो गई और वो चुपचाप मिरांश को देखने लगी। तभी मिरांश उसके सामने बेड पर बैठकर बोला, प्रिंसेस एम आई नॉट इनफ फॉर यू। कल से देख रहा हूँ तुम्हें, किसी से बात करनी है, ये करना है, वो करना है, मेरे बारे में कौन पूछेगा, एक तुम हो ना जो मेरे बारे में सोचती है, फिर क्यों नहीं सोच रही। रिदम धीरे से बोली, पति मैं सोचती तो हूँ तुम्हारे बारे में, मुझे बस ये जानना था कि भाई का गुस्सा शांत हुआ या नहीं। मिरांश उसके गाल पर हाथ रख कर बोला, शांत नहीं हुआ तो शांत हो जाएगा प्रिंसेस। उनके बारे में सोचने के लिए धानी है ना, तुम भी उनके बारे में सोचोगी तो मेरे बारे में कौन सोचेगा। मैं ऑलरेडी इतना परेशान हूँ, मिस्टर अभिराज रघुवंशी ने इतनी गंदी हरकत की है, मैं गुस्से में हूँ, तुम मुझसे क्यों नहीं पूछ रही कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ। रिदम धीरे से बोली, पति आई एम सॉरी, मैं ऐसा नहीं फील कराना चाहती थी तुम्हें। बोलकर उसने एकदम से मिरांश को हक कर लिया। मिरांश ने एक बार रिदम के बालों को अच्छे से स्निफ किया और फिर गहरी सांस लेकर मन में बोला, डैम प्रिंसेस, जब तक मैं तुम्हें अपनी बातों में अच्छे से फंसाऊं नहीं तब तक तुम्हें मेरे ऊपर फोकस करना आता ही नहीं है। तुम्हारा ध्यान मुझ पर रहना चाहिए लेकिन नहीं, चारों तरफ ध्यान भटक जाते हैं। इधर रिदम गिल्टी फील करते हुए बोली, आई एम सॉरी, प्लीज तुम नाराज मत होना और ये फिल्म मत करना कि मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोचती, फील फॉर यू, मैं तुम्हारे बारे में सोचती हूँ सच में पति प्लीज। मिरांश बीच में बोला, अगर तुम सोचती हो तो तुम यहाँ से बाहर जाने की बात नहीं करोगी जब तक मैं नहीं बोलूँ, है ना, तुम मानोगी ना मेरी बात प्रिंसेस। रिदम कुछ पल रुककर बोली, ओके। ये सुनते मिरांश के होठों पर एक अजीब सी स्माइल आ गई थी। इंसान को प्यार बदल सकता है, लेकिन क्या इंसान को प्यार इस हद तक बदल दे कि उसकी नीयत बदल जाए। नहीं, ये नामुमकिन सी चीज थी जो शायद ही मुमकिन हो पाए। कहते हैं ना, जब कोई जुनून में किसी इंसान के हर जज्बात को अपने काबू में रखने की कोशिश करे तो उसके दिमाग को अपने काबू में करते हैं। मिरांश वही करता था, प्यार था उसे रिदम से बेइंतहा था, पर जुनून तो पहला एहसास था ना जो उसने रिदम के लिए महसूस किया था, तो वो उसके आगे प्यार को क्यों रखें, वो नहीं रख सकता था। रिदम मिरांश से अलग होकर बोली, मुझे भूख लगी है। मिरांश हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाकर लाता हूँ, ओके। बोलकर वो खड़ा हुआ। तभी रिदम उसका हाथ पकड़कर बोली, अगर गलती से भी किचन दिखेगा तो तुम फिर से परेशान हो जाओगे, मैं भी ऑन व्हीलचेयर पर रहूंगी तुम। मिरांश बीच में बोला, कोई जरूरत नहीं प्रिंसेस, फोन है ना, अपना फोन यूज करो और एंजॉय करो। बोलकर वो तुरंत बाहर चला गया। उसके जाते रिदम ने अपना फोन उठाया और धीरे से बोली, फोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहा, किसी से बात भी नहीं कर सकती। ये बात मिरांश ने सुन ली थी जो कि इस वक्त गेट पर खड़ा था। उसने कुछ पल रिदम को देखा और फिर तिरछा मुस्कुराते हुए किचन की तरफ चला गया। मिरांश खाने की प्लेट लेकर बेडरूम में पहुंचा और तेज आवाज में बोला, सरप्राइज प्रिंसेस। रिदम उसे देखकर बोली, इसमें सरप्राइज की क्या बात है पति, मुझे भूख लगी थी, तुम खाना बना रहे थे, अब जल्दी से लेकर आओ, मुझे सच में बहुत जोरों की भूख लगी हुई है। मिरांश उसके पास आकर बैठा और फिर खाने की प्लेट उसके पास रखकर बोला, सरप्राइज खाना है। ये सुनते ही रिदम की नज़र खाने की प्लेट में गई जिसमें राजमा चावल था जो कि उसे बहुत पसंद था। रिदम मुस्कुराते हुए बोली, पति ये तुमने मेरे लिए बनाया है। मिरांश उसके गाल पर हाथ रख कर बोला, ऑफ कोर्स मेरी प्रिंसेस के लिए। बोलकर वो खुद उसे अपने हाथों से खाना खिलाने लगा। रिदम खाते हुए उसे प्यार से देख रही थी और कुछ सोच रही थी। तभी मिरांश की नज़र एकदम से उसके होठों पर गई और एकदम से आगे बढ़कर उसने रिदम के लोअर लिप को अपने होठों के बीच दबाया और अगले ही पल छोड़ दिया। उसकी इस हरकत पर रिदम कुछ रिएक्ट भी नहीं कर पाई। वो हैरानी से उसे देखने लगी। तभी मिरांश उससे बोला, व्हाट, ऐसे क्या देख रही हो। रिदम एकदम से होश में आकर बोली, वो तुम बताओ कि तुमने क्या किया, ये क्या था। मिरांश धीरे से बोला, प्रिंसेस आई कैन टेक कंट्रोल, तो जस्ट दोबारा करके दिखाओ। रिदम धीरे से बोली, ओके। ये सुनते ही मिरांश की नजरें वापस से उसके चेहरे की तरफ गई। उसने एकदम से आगे बढ़कर वापस से रिदम के लोअर लिप को अपनी गिरफ्त में ले लिया। रिदम ने अपनी आंखें बंद कर ली। वही मिरांश रिदम के लोअर लिप से खेलते हुए उसके पास आने लगा था। उसने खाने की प्लेट नाइट स्टैंड पर रखी और उसका एक हाथ रिदम की गर्दन तक पहुंच चुका था। रिदम के दोनों हाथ मिरांश के कंधे पर थे।
वही मिरांश ने थोड़ी देर बाद रिदम के होठों को छोड़ा। अब तक उसके होठों पर मिरांश का सलाइवा लगा हुआ था। रिदम लंबी गहरी सांस से लेते हुए उसे देख रही थी। वो एकदम से मुस्कुरा कर बोली, मेरे राजमा चावल मेरा इंतजार कर रहे हैं। बोलकर उसने खुद प्लेट उठाए और फिर खाते हुए मिरांश को देखने लगी। वही मिरांश बेहद इंटेंसिटी से उसे देख रहा था। वो कुछ और भी करना चाहता था, लेकिन सबसे पहले रिदम का खाना जरूरी था, क्योंकि उसे सच में बहुत भूख लगी हुई थी और उसके बाद उसे मेडिसिन भी लेनी थी। प्लास्टर था उसके पैर में, इसीलिए उसको मल्टीविटामिन की मेडिसिन दी जा रही थी ताकि बोन्स कमजोर ना पड़े। थोड़ी देर बाद उसने अपना पूरा खाना खत्म कर दिया था। वो जैसे ही कुछ बोलने को हुई, तभी मिरांश उससे बोला, अब मेरे खाने की बारी। रिदम धीरे से बोली, पर अब मेरा मूड नहीं है। बोलकर वो दूसरी तरफ देखने लगी। उसके ऐसा करते ही मिरांश ने एकदम से उसकी गर्दन पकड़कर उसे अपने पास खींचा और उसकी आंखों में देखकर बोला, प्रिंसेस तुम्हारी मर्जी हर जगह नहीं चलेगी ना, मुझे जो चाहिए वो तो चाहिए। बोलकर उसने रिदम के होठों को कैप्चर कर लिया। रिदम ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। वही मिरांश पूरी तरीके से रिदम के होठों में खोया हुआ था। उन दोनों के होंठ आपस में उलझे हुए थे। किस करते हुए मिरांश ने रिदम को हल्का सा धक्का दिया। रिदम पूरी तरीके से नहीं, पर काफी हद तक बेड पर ही लेटी हुई थी और मिरांश उसके ऊपर था, लेकिन उसने संभालते हुए रिदम के पैर पर अपना पैर रखने की भी गलती नहीं की थी। थोड़ी देर बाद मिरांश ने रिदम के होठों को छोड़ा। अब वो गहरी सांस से लेते हुए उसे देख रही थी। मिरांश उसका गाल सहलाते हुए बोला, आई लव यू प्रिंसेस, आई रियली लव यू। रिदम मुस्कुराते हुए बोली, आई लव यू टू पति। वो मेरा फोन काम नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों। मिरांश बीच में बोला, इट्स ओके प्रिंसेस, कभी कभी काम नहीं करता, इसे लेकर इतना परेशान नहीं होते। तुम मुझ पर ध्यान दो ना, फोन पर ध्यान देने की जरूरत क्या है। रिदम गहरी सांस लेकर बोली, माय डियर पति, मेरा ध्यान तो हमेशा ही तुम पर रहता है और ये टूटा हुआ पैर लेकर मैं किसी और पर ध्यान दे भी नहीं सकती। मिरांश कुछ पल रुककर बोला, व्हाट डू यू मीन प्रिंसेस, अगर तुम्हारे पैर में फ्रैक्चर नहीं होता तो तुम्हारा ध्यान किसी और पर होता। रिदम झट से बोली, नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था, तुम गलत मत समझा करो, उठो मेरे ऊपर से। मिरांश बिना किसी भाव के बोला, मुझे नहीं उठाना। बोलकर उसने सर झुकाया और फिर रिदम के सीने पर अपना सर रखकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे रिदम के दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। रिदम हल्का सा मुस्कुराए और फिर वो चुपचाप उसके बालों में अपनी उंगलियां चलाने लगी। वही मिरांश ने धीरे से अपनी आंखें खोली और वो बिना किसी भाव के बस ऐसे ही सामने देखने लगा। रिदम का ध्यान भटकाना उसके लिए जरूरी था। उसे नहीं अच्छा लग रहा था जब रिदम बार बार इधर उधर ध्यान दे रही थी, फिर चाहे वो उसका खुद का भाई ही क्यों ना हो। थोड़ी देर बाद मिरांश ने नजर उठाकर रिदम को देखा, जो कि ऐसे ही सो चुकी थी। वो एकदम से उठा, उसने रिदम को आराम से लेटाया और उसके चेहरे को देखते हुए बोला, व्हाट आई कैन डू प्रिंसेस, आई लव यू। तुमसे कितना प्यार करता हूँ मैं, उसका आइडिया नहीं है तुम्हें खुद के लिए रखना चाहता हूँ, सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए। बोलकर उसने रिदम के फोरहेड पर किस कर लिया और फिर उसका फोन स्विच ऑफ करके वो तुरंत वहां से निकल गया। मिरांश जैसे ही हाल में पहुंचा, उसकी नज़र सीधे शिवम की तरफ चली गई, जो कि चुपचाप खड़ा विक्रांत को घूर रहा था, जिसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। मिरांश तेज आवाज में बोला, क्या ड्रामा चल रहा है यहाँ पर, कोई मुझे भी बताएं, आई लाइक वाचिंग ड्रामा। शिवम बिना उसकी तरफ देखे बोला, तुम्हारे चाचू मिस्टर विक्रांत रघुवंशी मुझे ये बोलने आए हैं कि मैं अभिराज रघुवंशी पर किया हुआ केस वापस ले लूं। मिरांश एकदम से हंसकर बोला, गलत इंसान के पास चले आए मिस्टर विक्रांत रघुवंशी, केस करने वाला तो मैं हूँ। मेरी बीवी पर अटैक हुआ, केस मैंने किया है, तो फिर मेरे साले साहब क्या कर लेंगे उसमें। विक्रांत उसकी तरफ मुड़कर बोला, तो तुम केस वापस लो मिरांश, और तुम्हें केस वापस लेना पड़ेगा, मेरे डैड जेल में नहीं रहेंगे। मिरांश एकदम से एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ बोला, मेरी बीवी को मारने वाला, मेरी बीवी की जान पर खतरा बनने वाला इंसान जेल में रहेगा, कोई तकलीफ। विक्रांत उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, कम ऑन, घर की बातें घर में सॉल्व हो जाएगी फिर। मिरांश बीच में बोला, घर की बातें, मिस्टर विक्रांत रघुवंशी। बोलते हुए उसने अपने कदम विक्रांत की तरफ बढ़ा दिए। ना चाहते हुए भी विक्रांत की बोलती बंद हो चुकी थी। वो चुपचाप मिरांश को देख रहा था। मिरांश उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, घर की बात है कि उन्होंने मेरी प्रिंसेस पर अटैक करवाया, अगर उसको कुछ हो जाता तो विक्रांत रघुवंशी। घर की बातें, जो अपनी बीवी का ना हो सका, अपने बच्चों का ना हो सका, वो तो यही बकवास करेगा। धानी धीरे से बोली, क्या बोल रहे हो मीर, क्या मतलब बीवी का ना हो सका, बच्चे का ना हो सका मतलब। वैशाली मिरांश को देखकर बोली, मीर बेटा, कोई भी उल्टी सीधी बातें नहीं करनी है, समझ रहे हो मेरी बात।
मिरांश चिल्ला कर बोला, ओ जस्ट शट अप मैसेज वैशाली रघुवंशी, आपको मुंह बंद रखना आता है तो वो आपकी गलती है, मुझे अपने जैसा समझने की गलती कभी मत करना। क्या छुपाना चाहती हो अपनी बेटी से कि तुम्हारा पति तुम्हारा नहीं हो पाया, या फिर ये छुपाना चाहती हैं आपकी ईवान की दिमागी हालत खराब होने के पीछे आपके पति का हाथ है? कैसी माँ हो आप, कभी तो अपने लिए स्टैंड लें। उसकी बात सुन वैशाली की आंखों में आंसू भर चुके थे। वही धानी हैरानी से ये सब कुछ देख रही थी। शिवम भी कंफ्यूज था क्योंकि उसे भी इन चीजों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वही साहित्य और अनामिका अब तक वहां पर आ चुके थे। अनामिका तो पहले से सब जानती थी। धानी तेज आवाज में बोली, मिरांश क्या कहना चाहते हो तुम, मुझे क्लियर बताओ। मिरांश बिना किसी भाव के बोला, पहले तुम हुई थी ना, विक्रांत रघुवंशी को बेटा चाहिए था। उनकी सेकेंड प्रेगनेंसी पर विक्रांत रघुवंशी ने वैशाली रघुवंशी के पेट पर ऐसी लात मारी कि ईवान के दिमाग पर असर पड़ा और अब तुम्हारा भाई किसी पागल से कम नहीं है। ये सुनते ही धानी 2 कदम लड़खड़ा गई, पर शिवम ने उसे संभाल लिया था। वही विक्रांत की नजरें बार बार धानी की तरफ जा रही थी। इधर वैशाली ने अपनी आंखें कसकर बंद की हुई थी। मिरांश फिर से बोला, कम ऑन धानी, कैसी बेटी हो तुम, तुम्हें पता नहीं चला कि तुम्हारा ये सो कॉल्ड बाप तुम्हारी माँ को सरेआम मारता पिटता है, और वो अभिराज रघुवंशी वो तमाशा देखता है, जानता है कि उसका बेटा कैसा है, लेकिन फिर भी उसने कभी कुछ नहीं बोला। तभी विक्रांत चिल्ला कर बोला, बात यहाँ पर मेरी नहीं हो रही थी, बात डैड को जेल से निकलने की हो रही थी, समझ में आए मेरी बात। मिरांश तेज आवाज में बोला, आवाज नीचे विक्रांत रघुवंशी, इतनी औकात नहीं है तुम्हारी कि मिरांश रघुवंशी के सामने अपनी आवाज ऊंची करके बकवास कर सको। विक्रांत सार्कास्टिकली बोला, रियली हो क्या तुम, एक सिंगर होने से ज्यादा औकात क्या है तुम्हारी? जिसकी जमीन पर खड़े होना वो जमीन उस इंसान की है जिस इंसान को तुमने जेल में डाला है। तभी साहित्य तेज आवाज में बोला, बस चाचू, बहुत हो गया। विक्रांत उसे देखकर बोला, तो तुम अपने भाई को क्यों नहीं बोलते? डैड को बाहर निकलना पड़ेगा। तुम्हें पता भी है साहित्य पूरे बिजनेस की दुनिया में कितना बड़ा तहलका मच चुका है, इतनी बड़ी बात हो चुकी है, सबके सामने तमाशा बना दिया। रघुवंशी इंडस्ट्रीज की 70th एनिवर्सरी तमाशा बन चुकी है, डू समथिंग। मिरांश एकदम से अपने दोनों हाथ बांधकर बोला, बहुत ड्रामा है यहाँ पर। आई नो मुझे ड्रामा पसंद है, पर इतना भी नहीं पसंद कि बेवजह कोई भी सर पर आकर चिल्लाए और मैं सुनता रहूं। विक्रांत मिरांश को देखकर बोला, मिरांश प्लीज हाथ जोड़ता हूं मैं तुम्हारे सामने, प्लीज डैड को बाहर निकलवा दो। मिरांश एकदम से उसे देखकर बोला, भीख मांगो विक्रांत रघुवंशी, घुटनों के बल बैठो, अपनी नाक मेरे जूते पर रगड़ो और भीख मांगो। ये सुनते ही सभी लोग हैरानी से मिरांश को देखने लगे। वही विक्रांत 2 कदम पीछे हट गया। इस वक्त मिरांश के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसने जो बोला था अगर वो विक्रांत सच में कर दे तो शायद वो अभिराज को जेल से निकाल दे, पर मिरांश के दिमाग में था क्या ये तो वही जानता था, लेकिन कहीं ना कहीं शिवम को पता था कि मिरांश नहीं निकलने देगा अभिराज को। अगर वो अपनी बहन के लिए बहुत प्रोटेक्टिव था तो मिरांश अपनी प्रिंसेस के लिए पागल था। विक्रांत जैसी कुछ बोलने की हुआ तभी मिरांश फिर से बोला, बस इतनी डेस्परेशन थी विक्रांत रघुवंशी, तुम तो अपने बाप के सगे भी नहीं हो सके कि उसके लिए अपनी इज्जत तक कुर्बान कर सको। बड़े आए बेटे वाला प्यार दिखाने वाले, नाटक बंद करो, बहुत बकवास लगते हो। बोलकर वो तुरंत वहां से चला गया। साहित्य उसे जाते देखता रहा और कुछ सोचता रहा। तभी विक्रांत उसे देखकर बोला, तुम तो कुछ करो, तुम्हें पता भी है वहां डैड की क्या हालत हो रही है। साहित्य धीरे से बोला, चाचू, दादू ने जो किया है वो कोई नहीं भूल सकता। उन्होंने रिदम को जान से मरवाने की कोशिश की है, किसी को उसकी जान की सुपारी दी थी, और ये मैं नहीं भूल सकता। बात चाहे जो भी हो, रिदम मेरी दोस्त है, उससे भी बड़ी बात सच्चाई का साथ देना तो जरूरी है ना। इधर पुलिस स्टेशन में अभिराज की हालत बहुत खराब थी। उन्हें ढंग से खाना नहीं दिया जा रहा था, ऊपर से इंस्पेक्टर ने इतने सवाल जवाब किए थे कि अभिराज बिल्कुल शांत हो चुके थे। अचानक सेल का दरवाजा खुला और इंस्पेक्टर अंदर आकर बोला, मिस्टर रघुवंशी, मुझे सीधे सीधे एक सवाल करना है और आपके स्टेटमेंट चाहिए, उम्मीद करूंगा कि आप जवाब देंगे। इंस्पेक्टर की बात का अभिराज ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, वो चुपचाप सामने देख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मानो उन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। इंस्पेक्टर उनके सामने बैठकर बोला, रिदम सिसोदिया ने आपका ऐसा क्या बिगाड़ा था जिसके चलते आपने उन्हें जान से मारने की कोशिश करवाई? इंस्पेक्टर के सवाल पर भी अभिराज शांत रहे और ये देखकर इंस्पेक्टर को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो एकदम से खड़ा होकर बोला, सुनाई नहीं देता है क्या? अभिराज एक नज़र उसे देखकर बोले, गुस्से में था मैं, उल्टा जवाब दिया था उसने मुझे, इस गुस्से के चलते ये हरकत कर दी मैंने, बिना कुछ सोचे समझे।
इंस्पेक्टर धीरे से बोला, बड़े लोग और छोटी हरकतें, बोलकर उसने एक हवलदार को इशारा किया और वहां से निकल गया। उसके जाते ही अभिराज ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी आंखों के सामने एक बार मिरांश का चेहरा आ गया। अभिराज एकदम से अपनी आंखें खोलकर बोले, मेरी इज्जत का तमाशा बनाया है ना तुमने मिरांश। एक बार बाहर निकल जाऊं मैं यहाँ से, तब तुम्हें बताऊंगा कि आखिर मैं कौन हूँ। तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुम्हारे बाप का भी बाप हूँ मैं। रात का वक्त, रिदम सोकर उठ चुकी थी और वो मिरांश को देख रही थी जिसने उसे अभी तक एक नज़र देखा भी नहीं था। उसे उठे हुए 2 घंटे हो चुके थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मिरांश उसे पूरी तरीके से इग्नोर कर रहा था। जब से वो उठी थी तब से मिरांश अपने लैपटॉप पर लगा हुआ था और उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। रिदम एक बार अपना फ़ोन देखकर बोली, पति मेरे फ़ोन में नेटवर्क क्यों नहीं आ रहा है? अभी तक नहीं आया, कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या? मिरांश अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ देखते हुए बोला, आई डोंट नो प्रिंसेस, हो सकता है कि तुम्हारा फ़ोन खराब हो गया, फेंक दो। रिदम हैरानी से बोली, What do you mean by फ़ोन फेंक दो? ऐसे कैसे फ़ोन फेंक दूं? मिरांश उसे देखकर बोला, हाथ में रखा है ना, हाथ थोड़ा सा उठाओ और फ़ोन छोड़ दो, फ़ोन गिर जाएगा, टूट जाएगा, जो होना हो जाएगा, ओके। रिदम धीरे से बोली, What happened? ऐसे क्यों चिढ़ रहे हो? कुछ हुआ है क्या बाहर? कोई तमाशा हुआ? तुमने मुझे बाहर तो नहीं जाने दिया, एटलीस्ट बता तो दो। मिरांश एकदम से अपना लैपटॉप बंद किया और चिल्लाकर बोला, कुछ नहीं हुआ अपना। उसके इतना कहती रिदम बिल्कुल शांत हो गई। वो चुपचाप मिरांश को देखने लगी जो कि इस वक्त बहुत गुस्से में लग रहा था। उदयपुर, राजस्थान, रात का वक्त। रिदम चुपचाप मिरांश को देख रही थी जिसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था, पर रिदम को पता नहीं था कि आखिर उसे गुस्सा आ ही क्यों रहा था। रिदम धीरे से बोली, एटलीस्ट अपने गुस्से की वजह तो बता दो पति, तब तो मैं तुम्हारी हेल्प कर पाऊंगी ना। मिरांश चिल्ला कर बोला, जस्ट शट अप, मुझे अभी तुम्हारी आवाज नहीं सुननी, बिल्कुल चुप रहो। रिदम धीरे से बोली, नहीं रहूंगी चुप, सुन लिया तुमने पति, यू नीड मी, तुम भी जानते हो तो एटलीस्ट मुझे बता दो कि आखिर बात क्या है, ताकि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं। मिरांश एकदम से उसके पास गया और उसके बालों को अपनी मुट्ठी में भरते हुए बोला, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे सब पर गुस्सा आ रहा है, मन कर रहा है कि सबको जान से। रिदम बीच में बोली, बस बिल्कुल शांत, तुम वो बोल रहे हो जो तुम करना नहीं चाहोगे, है ना? उसकी बात का मिरांश ने कोई जवाब नहीं दिया। ये बात रिदम कहाँ जानती थी कि मिरांश अगर जो बोल रहा था वो गुस्से में बोल रहा था, लेकिन उसे सच में किसी से मतलब नहीं था। फिर चाहे जो भी हो, उसे किसी से इस कदर लगाव नहीं था कि वो किसी की खुशियों के लिए दुआ मांगे। नहीं था वो ऐसा जिसे बचपन में ही बद्दुआएं दी गई हो, वो क्या ही किसी के लिए दुआ करता। उद्धरण चिन्ह। मिरांश रिदम के चेहरे पर झुककर बोला, मुझे गुस्सा आ रहा है प्रिंसेस, बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, मुझे नहीं पता कि आखिर गुस्सा क्यों आ रहा, लेकिन मेरा दिमाग खराब हो रहा है। रिदम उसके गाल पर हाथ रखकर बोली, आई एम विद यू, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अभी खड़ी नहीं हो सकती वरना तुम्हें हक कर लेती, लेकिन तुम तो मुझे हक कर सकते हो, ओके प्लीज। बोलते हुए वो चुपचाप उसकी आंखों में देखने लगी। मिरांश ने कुछ पल उसकी आंखों में देखा और अगले ही पल उसने रिदम को अपने सीने से लगा लिया। ऐसा करते ही एकदम से मिरांश ने अपनी आंखें बंद कर ली। धीरे धीरे उसका गुस्सा शांत होने लगा था। वही रिदम चुपचाप उसकी पीठ को सहला रही थी। थोड़ी देर बाद में रिदम धीरे से बोली, अब तुम ठीक हो? मिरांश गहरी सांस लेकर बोला, आई एम गुड। रिदम उससे अलग होते हुए बोली, पर गुस्सा क्यों आ रहा है तुम्हें? कोई वजह है? बाहर क्या हुआ मुझे बता तो दो, तुम मुझे बाहर नहीं जाने दे रहे, प्लीज पति बता दो ना। मिरांश बिना किसी भाव के बोला, तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, ठीक होने की जरूरत है ना? अपने ठीक होने पर ध्यान दो। बाहर क्या चल रहा है, इस दुनिया में क्या चल रहा है, उसका ठेका नहीं ले रखा तुमने। बोलकर वो जैसे ही जाने को हुआ, तभी रिदम उसका हाथ पकड़कर बोली, पर मुझे जानना है कि क्या हुआ पति, मुझसे जुड़ा हुआ मैटर है तो तुम मुझे बता भी नहीं सकते, ऐसा भी क्या? तभी मिरांश चिल्ला कर बोला, मैंने कहा ना प्रिंसेस, नहीं बता सकता तुम्हें। मुझे तुम्हारा दिमाग नहीं खराब करना, तुम्हारे दिमाग में कई सवाल खड़े हो रहे, तो उन सवालों को ग्रेवयार्ड में जाकर दफना दो, लेकिन मुझसे सवाल मत करो। ये सुनते ही रिदम ने उसका हाथ छोड़ दिया। अब तक उसकी आंखें नम हो चुकी थी। वो जानती थी कि मिरांश इस वक्त खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। कुछ तो ऐसा हुआ था जिसकी वजह से उसका गुस्सा इस लेवल पर आ चुका था, लेकिन उसकी बातें उसे तकलीफ दे रही थी। मिरांश ने एक नज़र भी रिदम की तरफ नहीं देखा। वो चुपचाप बालकनी में चला गया। उसके जाती रिदम की आंख से एक कतरा आंसू बह गया। वो खुद से बोली, कंट्रोल रिदम सिसोदिया, जानती हो ना कि उसका गुस्सा जब शांत होगा तो खुद मेरे पास आएगा।
बोलकर उसने अपने आंसू साफ किया और फिर एक बार अपने फोन की तरफ देखा। उसके फोन पर अभी भी नेटवर्क नहीं आ रहा था। रिदम की नजरें अचानक से कॉफी टेबल पर रखे हुए मिरांज के फोन की तरफ चली गई। उसका मन कर रहा था कि वो मिरांज का फोन उठा ले, लेकिन प्लास्टर की वजह से बिना व्हीलचेयर के वो वहां तक जा ही नहीं सकती थी। रिदम ने एक गहरी सांस ली और खुद से बोली, कोई बात नहीं। बोलकर वो बेड पर लेट गई। मिरांज के आने का इंतजार करते करते उसकी आंख लग चुकी थी। इधर मिरांज करीब 3 सिगरेट खत्म कर चुका था और अब जाकर के उसका गुस्सा शांत हुआ था। थोड़ी देर बाद वो खुद से बोला, व्हाट द हेल, क्या किया मैंने। इतना बोलकर वो तुरंत अंदर गया और उसकी नज़र सीधे रिदम की तरफ चली गई, जो कि बेड पर आराम से सो रही थी। मिरांज रिदम के पास गया और घुटनों के बल बैठकर चुपचाप उसके चेहरे को देखने लगा। वो धीरे से बोला, क्यों कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ मैं, मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ हो जाती है। रियली सॉरी प्रिंसेस, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं लाना चाहता था मैं, पर कंट्रोल भी नहीं हुआ। पता नहीं क्यों जब गुस्से में होता तो तुम्हारा दर्द भी नजर नहीं आता मुझे। अपनी बात बोलने के बाद मिरांज चुपचाप वैसे ही घुटनों के बल बैठा हुआ रिदम को देखने लगा। वही रिदम ने नींद में ही मिरांज का हाथ पकड़ा और फिर वैसे ही मुस्कुरा दी। उसकी मुस्कुराहट देख मिरांज के होठों पर भी एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। उसने आगे बढ़कर रिदम के गाल पर किस किया और फिर अगले ही पल खड़ा हो गया। मिरांज जैसे ही जाने को हुआ तभी उसकी नज़र वापस रिदम की तरफ गई। उसने मिरांज का हाथ कसकर पकड़ हुआ था, मानो वो नींद में उसका हाथ छोड़ने को तैयार नहीं थी। मिरांज ने एक गहरी सांस ली और वो खुद दूसरी तरफ से आकर बेड पर बैठ गया। तभी रिदम उसकी तरफ घूमी और नींद में बोली, पति। ये सुनते ही मिरांज एकदम से मुस्कुरा दिया। वो धीरे से बोला, मैं तुम्हारे लिए ऑलरेडी पजेसिव हूँ और तुम मुझे और पागल कर रही हो प्रिंसेस। ये प्यार और ये अटेंशन जो मुझे तुमसे मिल रही है ना, हमेशा यही चाहिए मुझे, फिर चाहे इसके लिए मुझे पूरी दुनिया से तुम्हें अलग क्यों न रखना पड़े। पर इस प्यार और अटेंशन को मैं नहीं बांटने दे सकता, इस पर सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ और सिर्फ मिरांज रघुवंशी का। बोलकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अगला दिन साहित्य इस वक्त बालकनी में था। वो अभी थोड़ी देर पहले सोकर उठा था। तभी पीछे से अनामिका ने उसे हक किया और उसके कान में बोली, क्या हुआ। साहित्य उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोला, सब कुछ अजीब सा हो रहा है अनामिका, ऐसा लग रहा है कि मेरा परिवार बिखर रहा है। दादू थे, मतलब वो हम सब के साथ थे तो ऐसा लगता था कि सब कुछ परफेक्ट, लेकिन अब सब कुछ अलग हो चुके हैं। आई डोंट नो ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। अनामिका उसके सामने आकर बोली, पर साहित्य, उन्होंने गलती की है ना और हर गलती की सजा होती है। साहित्य उसके सर से अपना सर जोड़ते हुए बोला, हर गलती की सजा जरूरी है क्या। अनामिका धीरे से बोली, वॉट आर यू सेइंग साहित्य, तुम ये बोलना चाहते हो कि दादू ने जो किया वो सजा के काबिल नहीं है क्या। साहित्य धीरे से बोला, मैं ये नहीं बोल रहा कि उन्हें सजा नहीं मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। रिदम मेरी दोस्त है और उससे भी बड़ी बात, मैं सही का साथ देना चाहता हूँ, लेकिन अनामिका वो इस घर के सबसे बड़े मेंबर है। अनामिका उससे दूर होते हुए बोली, व्हाट द हेल आर यू सेइंग साहित्य, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम चाहते क्या हो। तुम दादू का साथ देने की कोशिश कर रहे हो और मुझे ये बोल रहे हो कि उन्हें सजा मिलनी चाहिए लेकिन उन्हें जेल नहीं जाना चाहिए, और अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में इंसान जेल जाता है और ये सच है। साहित्य कुछ पल रुक कर बोला, अनामिका प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। अनामिका नामे सिर हिलाते हुए बोली, आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट आर यू सेइंग साहित्य, तुम ये बोल रहे हो कि उन्हें सजा मिले लेकिन वो जेल न जाए, उन्हें घर में 2-4 बातें सुनाए और बात खत्म हो जाए। तुमने रिदम की हालत देखी है, एक बार भी मैं तुमसे उसकी बात भी नहीं करती, लेकिन मुझे फिर भी उसके लिए बुरा लग रहा है। व्हाट अबाउट यू, तुम्हारी दोस्त है वो, अपने दोस्त को व्हीलचेयर पर देखकर तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता क्या। साहित्य चिल्ला कर बोला, फॉर गॉड सके अनामिका स्टॉप इट, पड़ता है मुझे फर्क, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं दादू को छोड़ दूं, उन्हें जेल में रहने दूं, नहीं रहने दे सकता मैं, रिश्ता है मेरा उनसे एक। अनामिका धीरे से बोली, कल तक तो तुम सच का साथ दे रहे थे और आज तुम्हारे सच के बीच में रिश्ते आने लगे साहित्य। वही आई एम फीलिंग लाइक कि तुम डबल गेम खेल रहे हो। क्यों कर रहे हो ऐसा, यू आर नॉट लाइक दिस, मैं जहाँ तक तुम्हें समझती हूँ यू आर वेरी गुड पर्सन। साहित्य उसे कंधों से पकड़ कर बोला, आई डोंट नो, मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूं। बोलते हुए उसके चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन साफ नजर आ रही थी। अनामिका उसके गाल पर हाथ रखकर बोली, पहले शांत हो जाओ ठीक है, बस शांत रहो, वक्त के साथ सब कुछ होने दो, खुद कुछ मत करो, देखना जो भी होगा सही होगा। साहित्य धीरे से बोला, सच में। बोलते हुए उसकी आवाज में सवाल साफ था। अनामिका हल्का सा मुस्कुरा कर बोली,
सच में डेस्टिनी पर विश्वास रखना ओके। उसकी बात का साहित्य में कोई जवाब नहीं दिया। इधर रिदम जब सोकर उठी थी तब से मिरांश कहीं नहीं दिखा था। वो बेड पर बैठी हुई उसके आने का इंतजार कर रही थी क्योंकि उसे नहाना था और उसे मिरांश की मदद की जरूरत पड़ने वाली थी। रिदम ने एक बार वापस अपना फ़ोन चेक किया तो अब तक उसके फ़ोन में नेटवर्क आ चुका था। उसने जल्दी से शिवम को कॉल करने की कोशिश की। तभी मिरांश अंदर आकर बोला, गुड मॉर्निंग प्रिंसेस। रिदम अपना फ़ोन साइड में रखकर बोली, तुम आ गए, मतलब तुम्हारा मूड कैसा है? मिरांश एकदम से मुस्कुरा कर बोला, बिल्कुल परफेक्ट, और प्रिंसेस के नहाने का टाइम हो चुका है तो मुझे मेरा मूड सही रखना पड़ेगा, अगर बिगड़ा तो फिर नियत बिगड़ जाएगी। रिदम धीरे से बोली, कुछ भी। मिरांश ने बिना कुछ बोले उसे अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर के सीधे वॉशरूम में चला गया। उसने रिदम को एक जगह पर आराम से बैठाया और उसका पैर अच्छे से सामने एक टेबल पर रखकर उसने रिदम के कपड़े उतारने शुरू कर दिए। रिदम उसे देखते हुए बोली, पति तुम नाराज तो नहीं हो ना? कल तुम्हारा मूड ठीक नहीं था, मैं इसलिए पूछ रही थी तुम्हारा मूड अब सही है? मिरांश उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हारे होते हुए मेरे मूड को कुछ हो सकता है? रिदम हल्का सा मुस्कुराकर बोली, इसका मतलब तुम बिल्कुल ठीक हो। इतना बोलकर उसने मिरांश के गाल पर किस किया और फिर मुस्कुराते हुए उसे देखने लगी। कुछ ही पल में मिरांश ने रिदम के कपड़े उसके शरीर से अलग कर दिए थे। उसने रिदम के बालों को अच्छे से चेयर से बाहर निकाल दिया। रिदम चेयर पर बैठी हुई थी, उसका प्लास्टर वाला पैर सामने एक छोटे से टेबल पर रखा था। मिरांश बिना कुछ बोले रिदम के बालों को धोने लगा। वो उसके बालों में शैम्पू कर रहा था। वही रिदम कुछ सोचते हुए बोली, पति तुमने मुझे बताया नहीं, मतलब वो? मिरांश बीच में बोला, अभिराज रघुवंशी अभी भी जेल में है और मैं उन्हें जेल से नहीं निकलने देने वाला और साले साहब भी नहीं निकलने देंगे, सीधी बात। और विक्रांत रघुवंशी बौखलाए हुए हैं, बस इससे ज्यादा कोई भी ब्रेकिंग न्यूज नहीं है। रिदम गहरी सांस लेकर बोली, अभिराज अंकल का नाम सुनकर भी मुझे अजीब सा लगता है। मिरांश उसके बाल धोते हुए बोला, रिलैक्स प्रिंसेस, जिसका नाम सुनकर तुम्हें अजीब लगेगा वो इंसान कभी तुम्हारे सामने नहीं आएगा। उसके बाद सुन रिदम मुस्कुरा दी क्योंकि उसे लग रहा था कि मिरांश बस ऐसे ही मजाक कर रहा था, पर मिरांश की बातों की इंटेंसिटी का अंदाजा रिदम को था ही कहा। थोड़ी देर बाद मिरांश वापस से रिदम के सामने आया। उसकी नज़रें रिदम के चेहरे से होते हुए नीचे जाने लगी। तभी रिदम उसकी आंखों को देखते हुए बोली, क्या कर रहे हो तुम? मिरांश उसके हाथ को हटाकर बोला, अपने सामने एक खूबसूरत नज़ारे का नज़ारा उठा रहा हूँ, कोई तकलीफ? बोलते हुए उसने रिदम की उंगलियों से अपनी उंगलियां इंटरवेंट की और एकदम से उसके चेहरे पर झुका। रिदम धीरे से बोली, पति हम वॉशरूम में हैं, तुम कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं करोगे और जब तक मेरा पैर ठीक हो नहीं हो जाता तब तक तुम कुछ भी नहीं करोगे, समझ में आए मेरी बात? मिरांश धीरे से बोला, बिल्कुल समझ में नहीं आई, दोबारा समझना। बोलते हुए उसके दूसरे हाथ की फिंगर टिप्स रिदम के गाल से होते हुए नीचे जाने लगी। वही रिदम की सांसें तेज हो चुकी थी। वो मिरांश की उंगलियों के एहसास को अपनी अपर बॉडी पर साफ महसूस कर सकती थी। रिदम धीरे से बोली, पति प्लीज स्टॉप इट। बोलते हुए उसने एकदम से अपनी आंखें बंद कर ली। ऑलरेडी प्लास्टर की वजह से वो दोनों करीब नहीं आ रहे थे, उनके बीच एक दूरी थी और मिरांश की ये हरकतें रिदम को परेशान कर रही थी। मिरांश थोड़ा सा और झुका और उसने रिदम के गले पर अपने होंठ टिकाए। धीरे धीरे उसके हाथ रिदम की पूरी अपर बॉडी पर घूमने लगे थे। मिरांश अब तक नीचे बैठ चुका था, उसका एक हाथ अभी भी रिदम के हाथ से जुड़ा हुआ था, वही दूसरा हाथ उसके कमर पर रुका हुआ था। रिदम ने अपनी आंखें खोली और मिरांश को देखकर बोली, पति प्लीज। उसके इतना कहते ही मिरांश के होठों पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। उसने रिदम का पैर एक तरफ किया और एकदम से उसकी हनी ब्राउन आंखों में देखने लगा। मिरांश की आंखों में देखते हुए रिदम ने एक गहरी सांस ली और उसने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। करीब 1 घंटे बाद रिदम का पूरा चेहरा लाल था। वो बेड पर बैठी हुई थी और मिरांश उसे कपड़े पहनने में हेल्प कर रहा था। मिरांश एकदम से उसके चेहरे को देखकर बोला, व्हाट प्रिंसेस, हमने कुछ किया नहीं है। रिदम उसे देखकर बोली, कुछ नहीं करके भी बहुत कुछ कर लिया था, तो तुम? बोलते हुए वो दूसरी तरफ देखने लगी। मिरांश ने एकदम से रिदम के गाल पर हाथ रखा और हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, रेड चिक प्रिंसेस, आई लव इट, क्योंकि इनकी वजह मैं हूँ। ये सुनते ही फिर रिदम ने कुछ पल उसे घूरा और फिर बस मुस्कुरा दी। वहीं दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में विक्रांत इस वक्त मीटिंग रूम में था। बड़ी मुश्किल से उसने अभिराज से मिलने की परमिशन निकाली थी। इस वक्त वो अभिराज का इंतजार कर रहा था कि तभी एक दरवाजा खुला और अभिराज तुरंत वहां पर आए। अभिराज को देखते विक्रांत धीरे से बोला, डैड।